इसमें एक और आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट का, यानी बेलिनी डक्ट कार्सिनोमा। अब ये कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं मेडुला के अंदर, उनमें से अराइज करेगा। ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इरेगुलर चैनल्स होंगे जो कि हाईली एटिपिकल एपिथेलियम के साथ लाइन हुए होंगे, और उसमें हॉब नेल पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है, हॉबनेल पैटर्न वो होता है जिनके जो न्यूक्लिया है वो एपाइसिस पे मौजूद हो। ठीक है, तो उसको हॉबनेल पैटर्न कहते हैं, वो हमें इसमें मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल कोर्स पे। तो जो मोस्ट पेशेंट है उनको रीनल सेल कार्सिनोमा अपर पोल पे होता है। क्लासिक जो ट्रायड है वो आपने याद रखना है कि कोस्टोवर्टिब्रल पेन होगा, पाल्पेबल मास मिलेगा और हेमेच्यूरिया होगा। ठीक है, ये ज़्यादा इसके रिलायबल फीचर्स है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी हमने पढ़ा कि रीनल सेल कार्सिनोमा में होता है, जो कि पॉलीसाइथीमिया होगा, एक तो एरिथ्रोपोएटिन बढ़ जाने की वजह से, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरकैल्सीमिया, हेपेटिक डिसफंक्शन, कुशिंग सिंड्रोम और अमाइलोइडोसिस। मेटास्टेसिस हमने कहा है कि इसकी लंग्स और बोन्स में होती है। लंग्स में 50% ज़्यादा कॉमन है, बोन्स में 33%, लिम्फ नोड्स में भी हो सकती है और लिवर एंड एड्रीनल्स में भी। अब इनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। 45% जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस, और 70% जो है इन द एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। ये 5 साल तक जिंदा रहेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स। लास्ट हमारे पास ट्यूमर है यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ द रीनल पेल्विस। तो ये 5 से 10% प्राइमरी रीनल ट्यूमर्स होते हैं। तो ये यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ द रीनल पेल्विस जो है ना, अपेरेंट होगा बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि ये हमारे पेल्विस में लाई कर रहे हैं और ये एक नोटिसेबल हेमेच्यूरिया करवाएंगे। तो ये कभी भी पाल्पेबल नहीं होते क्लिनिकली। 50% केसेस में इनमें कॉन्कॉमिटेंट ब्लेडर में यूरोथीलियल कैंसर हो सकता है, और ये एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के साथ एसोसिएटेड होंगे, यूरोलिथियल कार्सिनोमा ऑफ द रीनल पेल्विस। ठीक है, यानी ये वाला जो कैंसर है ये एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के साथ एसोसिएटेड है, यानी जो ड्रग्स जो हैं जैसे एसिटामिनोफेन जिनकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, तो उसमें हमें ये यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ रीनल पेल्विस हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है रीनल पैथोलॉजी का। अच्छा, इस चैप्टर का एक टॉपिक हमारा रह गया है जो कि है क्रोनिक एंड सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इरफान मसूद से देखेंगे। तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस असल में क्या होता है, एक तो ये पूल है एंड स्टेज ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीज़ का। ठीक है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों होता है ये, जब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो उसकी वजह से ये हो सकता है। फोकल सेगमेंटल वाली टाइप हमने जो पढ़ी, या मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव वाली से हो सकता है, आईजीए नेफ्रोपैथी की वजह से, या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। तो इसमें मॉर्फोलॉजी हमें क्या मिलती है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, सिमेट्रिकली जो है ना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी किडनीज़ की। कॉर्टेक्स जो है किडनी का वो थिन हो जाएगा, और उसमें पेल्विक जो पेरी पेल्विक फैट होता है ना वो बढ़ जाएगा। हमें ग्लोमेरुलाई की हाइलाइन ओब्लिट्रेशन मिलती है, और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ट्यूब्यूल्स जो होती है ना उनकी एट्रोफी हो जाती है। स्क्लेरोसिस हमें आर्टीरियल और आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस मिलेगी। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि डायलिसिस की वजह से हो, तो उसके कैसे फीचर होंगे, उसमें जो आर्टरी का इंटिमा होता है ना उसकी हमें थिकनिंग मिलती है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन ट्यूब्यूल्स में भी और इंटरस्टिशियम में भी हो जाती है। एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ हो जाती है डायलिसिस की वजह से, हम बार बार पढ़ते आए हैं। और नंबर ऑफ रीनल एडिनोमास एंड एडिनोकार्सिनोमास भी बढ़ जाता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पे। तो क्रोनिक जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो आगे जाके यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकता है। ठीक है, ये हार्ट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो एडिशंस बन जाती हैं या इन्फ्लामेशन हो जाती है पेरिकार्डियम की यूरीमिया की वजह से। ठीक है, दूसरा, ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म करवा सकता है नेफ्रोकैल्सिनोसिस के साथ। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। यूरेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, या इवन यूरेमिक न्यूमोनाइटिस किडनी फेलियर की वजह से। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और यानी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और दूसरा न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये भी हमने पढ़ा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है कि एक तो इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, तो ये बहुत ही कॉमन सिस्टेमिक कॉज है हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, बहुत कॉमन कॉज है इसका। ज़्यादा कॉमन ये टाइप 1 की वजह से, टाइप 1 डायबिटीज़ बनस्पत टाइप 2 के 1 में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन जो है इफरेंट आर्टीरियोल्स की होगी, और उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल्स की भी हो जाएगी। हमारे ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक डैमेज होगा। हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी मिलती है हमें इफरेंट आर्टीरियोल्स में, जिसकी वजह से जीएफआर ज़्यादा होगा और हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी भी हो सकती है मेसेंजियम को। ठीक है, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होगा। मॉर्फोलॉजी हमें क्या मिलेगी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन हो जाएगी, मेसेंजियल स्क्लेरोसिस मिलेगी डिफ्यूज़,
और नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जो इसमें पैथोग्नोमिक चेंज यही होता है कि इसमें नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मिलती है। इसको हम किमल्स्टिल विल्सन डिजीज़ भी कहते हैं। ये ज़्यादा स्पेसिफिक है डायबिटीज़ के लिए बनिस्बत डिफ्यूज़ मेसेंजल स्क्लेरोसिस के लिए। यानी यहाँ पे हमने कहा ना डिफ्यूज़ मेसेंजल स्क्लेरोसिस भी हो रही है, उसकी निस्बत ये नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ज़्यादा स्पेसिफिक है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में। अब इसमें जो नोड्यूल्स होती हैं मैट्रिक्स की, वो पेरिफेरी ऑफ द ग्लोमेरुलस पे सिचुएटेड होंगी और ये नोड्यूल्स PAS पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल कोर्स ऐसा है कि इसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा। यानी इसमें जो इनिशियल मैनिफेस्टेशन होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाना, और यानी एल्ब्यूमिन की यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो 30 to 300 मिलीग्राम पर डे हो जाएगी। अब माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के बाद प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाएगा तकरीबन 5 साल के अंदर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जैसे कि कैप्टोप्रिल जो है वो स्लो डाउन करता है इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को, ये आपने याद रखना है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जबकि जो है जैसे लोसार्टन, ये भी स्लो डाउन करेंगे प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, स्पेशली अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से ये नेफ्रोपैथी हुई है। देन थर्ड है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये भी हमारी सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो SLE हमें पता है मल्टी सिस्टम डिजीज़ है ऑटो इम्यून ओरिजिन की, ये ज़्यादातर हमारी किडनी को भी इन्वॉल्व करती है, तो हम इसको लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। WHO की जो लूपस नेफ्राइटिस की क्लासिफिकेशन है उसमें 5 क्लासेस आ जाती हैं। क्लास 1 में मिनिमल या कोई भी डिटेक्टेबल एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं मिलती। क्लास 2 में हमें मीजेंजियल लूपस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलता है। 3 में फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, 4 में डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और 5 में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो मॉर्फोलॉजी देखें, जो क्लास 2 है जिसको हमने मीजेंजियल लूपस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा, ये 10 से 25% पेशेंट्स में होती है। इसमें हमारे जो मीजेंजियल सेल्स हैं, नाम से पता चल रहा है, उनकी प्रोलिफरेशन होगी। तो इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ग्रेन्युलर मीजेंजियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के और कॉम्प्लीमेंट के, ये हमेशा इसमें मौजूद होंगे। जो क्लास 3 WHO की है जिसको हम फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो वो 20 से 35% पेशेंट्स में होती है और ये फोकल होगी, क्योंकि इसका नेम भी सजेस्ट कर रहा है फोकल, यानी कि ये लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई में होगी ये डिजीज़, और बाकी जो ओनली पोर्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस में, यानी पूरे इंटायर ग्लोमेरुलस को ये इन्वॉल्व नहीं करेगी। देन लास्ट टाइप है क्लास 4 जिसको हम डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहेंगे। तो ये ज़्यादा देखी गई है, यानी 35 से 60% पेशेंट्स में ये क्लास 4 वाली लूपस नेफ्राइटिस होती है। ठीक है, और ये मोस्ट सीरियस रीनल लेशन है। इसमें डिफ्यूज़ यानी कि 100% ग्लोमेरुलाई अफेक्ट होंगे और पूरे का पूरा इंटायर ग्लोमेरुलस अफेक्ट होता है। हाइपर सेल्यूलरिटी यानी एंडोथेलियल, मेसेंजियल और एपिथेलियल सेल्स की हमें प्रोलिफरेशन मिलती है। एक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, क्रीसेंट फॉर्मेशंस मिलेंगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो कि सेल डेथ को इंडिकेट करती हैं, और प्रोमिनेंट इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी ल्यूकोसाइट्स के साथ। ये सब हमें इसकी एक्टिव डिजीज़ में मिलता है क्लास 4 डिफ्यूज़ प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। लास्ट रह गया हमारा क्लास 5 यानी कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये 10 से 15 पेशेंट्स में होती है और इसमें वाइड स्प्रेड कैपिलरी जो वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेनस में यही हो रहा था, वॉल्स कैपिलरी की थिकन हो रही थी। हमें क्लिनिकल पल्स देख लें तो माइक्रोस्कोपिक फीचर लूपस नेफ्राइटिस के क्या होंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें वायर लूप लेजन्स मिलती हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से और मेसेंजियल सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से ना यहाँ पे हमें ग्लोमेरुलस हाइपर सेल्यूलर मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना वो स्टेन होंगी डीपली रेड और हमें ए सेल्यूलर नज़र आएंगी और थिकन नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें सब एंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स की बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशन हो गई है। तो इस चेंज को जो है हम वायर लूप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वायर लूप हमें नज़र आ रहा है, वायर लूप लेजन जो लूपस नेफ्राइटिस में हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वायर लूप लेजन जो है वो असल में सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ही होते हैं। सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स जो है एंडोथेलियम के और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट जो है ज़्यादातर क्लास 4 में देखे गए हैं, जो कि हमारी डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थी। ठीक है, इसके अलावा क्लास 3 में भी हमें मिलते हैं सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स जो कि फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स की अब अगर बात करें, ये सब एंडोथेलियल थे, सब एपिथेलियल जो है वो विजरल एपिथेलियम के और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान होंगे, और ये हमें क्लास 5 में यानी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलते हैं सब एपिथेलियल डिपॉजिट। दैट्स इट, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया इंटायरली। हमारा चैप्टर जो है रीनल पैथोलॉजी कंप्लीट हो गया। तीनों बुक से, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी पैथोमा से और इरफान मसूद से हमने ये चैप्टर किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर फर्दर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।